अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि प्लास्टिक सर्जरी को लोग और कॉस्मेटिक सर्जरी में जो है बहुत कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कॉजेज़ और साइड इफ़ेक्ट्स ज़रा इस पे रोशनी डालने पहले तो। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली इज़ अ वास्ट डोमेन। इसी के आगे डोमेन है जिसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल रीजंस की बुनियाद पर होती है, जैसे उसके अलावा इसमें रिकंस्ट्रक्शन भी आ जाती है प्लास्टिक सर्जरी में। फॉर एग्जांपल बर्न के पेशेंट्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट, या फिर ट्यूमर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट, इस तरह की, या फिर पैदाइशी जो मसले होते हैं बच्चों के, उनकी मैनेजमेंट, तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी में आती है। देन कम्स कॉस्मेटिक सर्जरी, ये डिफरेंट है, ये सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड है मोस्टली। यानी इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, वरना कोई ऐसी मेडिकल रीजंस आपके पास नहीं है कि आपको करवानी है। प्लास्टिक सर्जरी में नेसेसिटी हो जाती है, ऐसे ही है? यस, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चियां हमारी हैं, वो बहुत ज़्यादा ना इससे इंस्पायर हो रही हैं, और वो बोटॉक्स है और फिलर्स हैं, स्किन लिफ्टिंग है, सिर्फ जाते हैं। तो अगर ज़रूरत नहीं भी और आप फिर भी सारे प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका होता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के, इनकी अपनी अपनी कुछ इंडिकेशंस हैं, तो आपको अपनी एज वाइज इनको सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको 20s में किस चीज़ की ज़रूरत है, 30s में किस चीज़ की ज़रूरत है, 40s में जाके क्या करवाना चाहिए। तो हमारी टीनेजर जो लड़कियां भी सुन भी रही हैं हमें, और जो शौक भी रखती हैं, स्पेशली बोटॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा इन रहता है और एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है, फिर उसके बाद आईब्रो लिफ्टिंग का एक ट्रेंड बन चुका है, वो अगर करवाती हैं, इस तरफ जाती हैं, उस एज में अगर आप ये सारी सर्विसेज ले रहे हैं, तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैं एलेबरेट कर देता हूँ। एक एंटी एजिंग का कॉन्सेप्ट है। बोटॉक्स जो है वो एंटी एजिंग का रोल भी प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट 20s में अपनी एज में स्टार्ट करते हैं, तो आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, जो डायनामिक रिंकल्स आफ्टर 25 हम कह सकते हैं कि उसको उस तरफ जाना चाहिए, उससे पहले नहीं, ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकती है। पड़ भी सकती है, डिपेंड्स। किसी के रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं अर्ली एज में, किसी के नहीं होते। और फिलर्स जो आजकल स्किन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। और अच्छा, फिलर्स हमारे पाकिस्तान में स्टिल अभी भी कॉमन हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसका ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। पहले फिलर्स बहुत ज़्यादा इन थे, तो अब क्या है कि सटल नेचुरल इन्हांसमेंट्स की तरफ, जो परमानेंट या फिर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन दें आपको, यानी एंटी एजिंग का जो रोल प्ले करें, उसकी तरफ ज़्यादा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। जैसे बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी स्किन में कुछ काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट चेंज करते हैं। फिलर की बजाय अब ट्रेंड जो शिफ्ट हो रहा है वो इस तरफ है। अच्छा, आपके पास केसेस किस किस्म के ज़्यादा आते हैं, और किस एज ग्रुप की बच्चियां स्पेशली या खातीन आपके पास ज़्यादा आती हैं, और कौन सा मसला लेकर आते हैं? ऐसे कैटेगरीज हैं। वैसे तो 20s से स्टार्ट हो गए 50s तक तो आते हैं, इस एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग आते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं हमारे क्लिनिक पे, या जिनके एक्नी स्कार्स के प्रॉब्लम्स हैं वो, या फिर ये फिलर्स बोटॉक्स के लिए जो लोग ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा है आजकल, बच्चियों को भी रहता है, तो डिहाइड्रेशन उसकी वजह, और फिर शायद बच्चियाँ ये नहीं समझती कि एक्नी का जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो आपके स्टमक से जो है शुरू होता है। वो समझते हैं कि शायद हमने कोई मेकअप ब्रश ऐसा यूज़ कर लिया, चाल कोई गंदा यूज़ कर लिया, जैसे हमें एक्नी हो गया, लेकिन वो आपके स्टमक से हो रही है एक्नी, ऐसे है? एग्जैक्टली, आपने खुद ही बता दिया। मेरा ख्याल इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि आपकी डाइट, आपकी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट है। आप डाइट पे फोकस ही नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि जस्ट मेकअप अप्लाई कर लिया या वो कॉस्मेटिक चीज़ें बाय कर ली एक्सपेंसिव किस्म की, वो एक गुड इन्वेस्टमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपका अपीयर होता है। व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट। ठीक है, कौन सी डाइट बेहतरीन होती है और किस डाइट की तरफ जाना चाहिए? ऑयली फूड, जंक फूड आजकल बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हमारी स्किन पर आते हैं? जो अवेयरनेस पे है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। इट्स अ चॉइस, देन इट बिकम्स अ हैबिट। जब हेल्दी लाइफस्टाइल में आप आते हो, जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, एक हैबिट बन जाती है। आई थिंक ये ओवरनाइट या ओवर वीक्स नहीं डेवलप होती, बहुत अरसा आपको इन चीज़ों पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फिर आपको ये क्वेश्चंस ही नहीं माइंड में आते कि आपने
जंक फूड खाना है, कौन सी फूड खानी है, इट बिकम्स अ हैबिट। अच्छा, इनटेक ऑफ कैफ़ीन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। वो ब्लैक कॉफ़ी शायद हम एज अ फैशन भी पी रहे होते हैं कि ज़रूरत नहीं भी है, तो हम कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्ती टेस्ट पसंद भी नहीं आ रहा। जिनको आदत है, जिनका टेस्ट डेवलप हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कॉफ़ी पीना, उसके साइड इफेक्ट्स फिर ये होते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्नी भी होती है बहुत ज़्यादा। तो कॉफ़ी, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी पीने का सही तरीका है क्या है? अब अगर आपने 1 कप पिया है तो कितने ग्लास ऑफ वाटर आपको साथ इनटेक करना है, ये क्या होना चाहिए, और किस टाइम कॉफ़ी हम पी सकते हैं? देखिए, मॉडरेशन में सब चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5-6 कप कॉफ़ी पी जाएं। ज़रूरी नहीं है। तो जब आप एक बैलेंस रख के चलते हैं तो कॉफ़ी इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड स्टिमुलेंट। तो आप मॉर्निंग में कॉफ़ी बिल्कुल पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकफास्ट से पहले भी Yes, इनटेक पी कर सकते सकते हैं। बट आई थिंक हाइड्रेशन तो आपको थ्रू द डे आपको मेंटेन करनी होती है, नॉट जस्ट कि मैं कॉफ़ी पीने लगा हूँ तो मैं 4 गिलास पानी पी लेता हूँ पहले, ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन आपको पूरे दिन में चाहिए होती है। कितने ग्लास ऑफ वाटर एक हेल्दी स्किन के लिए एटलीस्ट 12 इनटेक ग्लास जरूरी है? वाटर, एटलीस्ट 5 ग्लास ऑफ वाटर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं ज़्यादा भी हो हो सकते। सकते हैं। इट डिपेंड्स योर एक्टिविटी लेवल या फिर वेदर। नाज़िन, अभी हमें ज्वाइन किया है जी किक बॉक्सर हैं निसार अहमद साहब, उनसे हम ज़रा कुछ बात करते हैं। निसार साहब, ये कहिएगा कि आपने किस उम्र में पेशवराना तरबियत हासिल करना शुरू की थी? जी 2021 में मैंने प्रोफेशनल फाइट शुरू की है, और पहले प्रोफेशनल चैम्पियनशिप खेला था एशियन चैम्पियनशिप में 2022 में अज़रबैजान में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल जीता है। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी फाइट्स के लिए पाकिस्तान रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 2 पे हो, वर्ल्ड में भी अच्छा रैंकिंग है। अच्छा, ये कहिएगा कि इब्तदाई तरबियत का आगाज़ आपने कब शुरू किया और कहाँ से हासिल की थी? मैंने टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमिया, जो हमारा उस्ताद इकरार ख़ान टाइगर है, वहाँ से मैंने शुरुआत किया और वहीं से शुरू की फ़ाइटें भी के लिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से फ़ाइट्स के लिए ट्रेनिंग जब आपने शुरू की तो मुआशरे की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से आपको किन चैलेंजेस का सामना रहता था, या सपोर्टिव थे सब? जी, चैलेंजेस तो शुरुआत से ही थे, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में इस तरह, बल्कि पूरे इलाके में इस तरह किसी ने नहीं किया था कि स्पोर्ट्स करे, और इस लेवल पे के लिए शुरुआत में तो बहुत मुश्किलात थी ख़ानदान की तरफ से कि काम पे फोकस करो और काम करो, प्रॉपर टाइम दो काम को। लेकिन मैं साथ में काम भी करता था, 12-13 घंटे हमारे होटल का काम था, वो करता था, और मगरिब के टाइम पे अपना ट्रेनिंग करता था। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मुश्किलात। ये भी बताइए कि इस खेल को जारी रखने के लिए आपका सबसे बड़ा मुहर्रिक क्या था, या क्या रहा है अब तक? मेरा तो यही ख्वाहिश था, जब शुरू में कराची आया था, हम लोग काम कर रहे थे, तो जब मैं बाकी लड़कों को, बाकी उसको देखता था, कोई स्टडी करता था और कोई ऐसा अच्छा जॉब करता था, तो मैंने जब शुरू बॉक्सिंग ज्वाइन किया, जब शुरू की फाइटें मैंने जितना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इंशाल्लाह मैं इसमें ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का नाम इसमें रोशन कर सकता हूँ, अपना करियर सेट कर सकता हूँ। तो फिर ज़्यादा मेहनत किया उसके लिए, दिन रात ये। निसार साहब, ये भी बताएं कि आपका सबसे पहला कोच कौन था, सरपरस्त कौन था, और उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया आपके अब तक के सफ़र में? जी, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उस्ताद इकरार ख़ान टाइगर हमारा कोच है, तो शुरुआत में उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारे वो पोजीशन नहीं थे उस टाइम पे, क्लब का 300-400 रुपये फ़ीस था, हम लोग वो नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर हमारे साथ बहुत मेहनत किया, हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे। अच्छा, इस सफ़र के बारे में ज़रा बताएगा कि अब तक कितनी टोटल फ़ाइट्स में आप हिस्सा ले चुके हैं और कैसा रहा वो सफ़र? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 200 प्लस फ़ाइट्स के लिए, जिसमें 7 इंटरनेशनल फ़ाइट्स है, और इसमें इंटरनेशनल फ़ाइट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हर फाइट में पाकिस्तान के लिए मेडल लाए। 2021 में रशिया में इंटरनेशनल इवेंट्स था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। 2022 में एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए, और 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, और 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह 24 में। अच्छा, और अभी करंटली आपके पास क्या कोई कौमी तमगा मौजूद है? अगर है तो वो मेमोरी हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
नेशनल के मेरे पास पाकिस्तान नेशनल के चार गोल्ड मेडल है, जो 2019, 2020, 2021, 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेशनल। तो आपने वर्ल्ड मुए थाई चैम्पियनशिप भी जीती है, उस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद का सफ़र कैसा रहा है और वो तजुर्बा आपकी ज़िंदगी का कैसा साबित हुआ है? वर्ल्ड चैम्पियनशिप के जीतने से पहले भी अगर मैं बताऊं तो मैंने बिल्कुल गेम से दूर हुआ था, गेम मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, और क्योंकि हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मज़ीद गेम को मेरे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो इसके दौरान मैं इसका क्रेडिट सिर्फ एक उसको जाता है कि केनियंस को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले, और उन्होंने मुझे थाईलैंड भेजा था ट्रेनिंग कैंप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने ट्रेनिंग कैंप किया, वर्ल्ड फाइटरों के साथ ट्रेनिंग किया, अच्छे फाइटर दुनिया भर से आए हुए थे, और वहीं पे क्योंकि थाईलैंड में ही था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसी के केनियंस के सपोर्ट के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज केनियन का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल यहाँ नहीं होता। इसमें 42 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टाइटल जीता है।